प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 का लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। द साउंड ऑफ म्यूजिक यह लेसन 2 पार्ट में डिवाइडेड है और इस वीडियो में हम पार्ट 1 का स्टडी करेंगे। पार्ट 1 का सब टाइटल है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, अर्थात एवलिन ग्लेनी जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र है, मेन कैरेक्टर है, वह बहरी है और बहरी होने के पश्चात भी वह साउंड को सुन सकती है। अब हमें यह आश्चर्य होता है कि जब एवलिन ग्लेनी डीफ है, सुन नहीं सकती है, तो वह साउंड को कैसे सुनती है। इस कहानी को हम अध्ययन करेंगे और इस बात का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार एवलिन ग्लेनी साउंड को सुनती है। इस स्टोरी को लिखा है डेबोरा काउली ने। इस लेसन की स्टोरी शुरू करने से पहले ये 3 लाइन दिया हुआ है जो कि इस कहानी का एक तरीके से थीम है, मुख्य सार है, मेन सबस्टेंस है। God may have taken her hearing, but he was given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. इस लाइन में कहा गया है कि God may have taken her hearing. ईश्वर उससे उसकी सुनने की क्षमता भले ही छीन लिया हो, बट लेकिन ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन ईश्वर ने उसे कुछ असाधारण रूप में उसे एक एबिलिटी प्रदान किया है। व्हाट वी हियर, जो हम सुन सकते हैं, सी फील्स, उसे वह महसूस करती है। चूँकि वह डेफ गर्ल है, बाहरी लड़की है, वह सुन नहीं सकती लेकिन वह महसूस कर सकती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम लोग किसी भी साउंड को सुन सकते हैं और जितनी गहराई से हम लोग सुन सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा गहराई से वह लड़की सुन सकती है जो कि डेफ गर्ल है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वह लड़की एवलिन ग्लेनी म्यूजिक को, संगीत को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। इस कहानी की तरफ हम चलते हैं। पैराग्राफ 1 है, Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. जोसल का मीनिंग देख लेते हैं, जिसका अर्थ है पुश रफली, अर्थात धक्का मुक्की करना। कहानी की जो शुरुआत है वह ट्रेन का प्लेटफार्म है और वह ट्रेन का प्लेटफार्म अंडरग्राउंड है और उस प्लेटफार्म पर रश आवर क्राउड्स है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और वह भीड़ जोसल कर रही है, एक दूसरे को धक्का दे रही है। फॉर पोजीशन, अपनी स्थान को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि संभवतया ट्रेन का आगमन होने वाला है। तो एक बार पुनः
पहले लाइन को हम देख लेते हैं। रस हावर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म। तो कहानी का जो सीन है, जो शुरुआत होती है, वह ट्रेन का प्लेटफॉर्म है और वह ट्रेन का प्लेटफार्म अंडरग्राउंड है, भूमिगत है और उस प्लेटफार्म पर अत्यधिक भीड़ है जो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही है अपनी पोजीशन सुरक्षित करने के लिए। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. A slight girl, स्लाइट का मीनिंग होता है स्मॉल एंड थिन। तो उसी प्लेटफार्म पर एक दुबली पतली लड़की भी खड़ी है। लुकिंग यंगर दैन हर 17 years, और उसकी उम्र 17 वर्ष से भी कम की अवस्था लग रही है। वाज नर्वस, वह लड़की नर्वस थी, बहुत घबराई हुई थी। अब प्रश्न उठता है कि व्हाई वाज एवलिन ग्लेनी नर्वस एंड एक्साइटेड। एवलिन ग्लेनी नर्वस और एक्साइटेड क्यों थी? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि एवलिन ग्लेनी स्कॉटलैंड की रहने वाली लड़की है। स्कॉटलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है और स्कॉटलैंड अपने फार्म्स के लिए जाना जाता है, कंट्री साइड के लिए जाना जाता है, गाँव के लिए जाना जाता है, गांव देहात के लिए जाना जाता है। जबकि यह लड़की लंदन जाने वाली है और प्लेटफार्म पर खड़ी है, ट्रेन का इंतज़ार कर रही है, जैसे भीड़ के सभी लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वह ट्रेन स्कॉटलैंड से लंदन को जाने वाली है और उसी ट्रेन से यह लड़की भी लंदन प्रस्थान करने वाली है। और चूँकि लंदन एक ऐसा शहर है जो कि बहुत ही फास्ट लाइफ है जहाँ का, और जहाँ का वातावरण अर्बन है, शहरी वातावरण है। तो एक ग्रामीण परिवेश की रहने वाली लड़की किसी शहर में जब जा रही हो तो बिल्कुल वह नर्वस फील करेगी। एंड येट एक्साइटेड, और वह उत्तेजित भी है क्योंकि एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वाइब्रेशन का मीनिंग होता है कंपन, अप्रोचिंग का होता है मीनिंग आगमन या कमिंग। तो प्लेटफार्म पर ट्रेन आ रही है और आते हुए ट्रेन का जो वाइब्रेशन है वो उसे महसूस हो रहा है। चूँकि वह लड़की डेफ गर्ल है, बाहरी लड़की है और ट्रेन काफ़ी दूर पर है अभी, तो आती हुई ट्रेन का जो वाइब्रेशन है, कंपन है, उसे महसूस हो रहा है। तो इस लाइन में हमने देखा कि उस प्लेटफार्म पर एक दुबली पतली लड़की जो कि स्कॉटलैंड की रहने वाली है और स्कॉटलैंड अपने फार्म्स के लिए और कंट्री हाउसेस के लिए जाना जाता है, और वह लड़की लंदन जा रही है 17 ईयर्स, और उसकी अवस्था 17 वर्ष से भी कम की अवस्था है और इसीलिए वह नर्वस है कि लंदन का जो फास्ट लाइफ है वहाँ किस प्रकार अपने आप को वह ढालने का प्रयास करेगी, और उस प्लेटफार्म पर खड़ी होकर यह आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस कर रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। और जैसा कि मैंने बताया कि एवलिन ग्लेनी का एडमिशन लंदन स्थित प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में हो गया है। तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एक स्कूल का नाम है और वह लंदन में स्थित है, और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक प्रेस्टिजियस है, बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध स्कूल है। और उस
रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एवलिन ग्लेनी का पहला दिन था। एंड डांटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। डांटिंग का मीनिंग होता है फ्राइटेनिंग, एक तरीके से डरावना। तो लंदन का जो वातावरण है, अर्बन लाइफ है, उसके लिए डांटिंग है, फ्राइटेनिंग है, स्केरी है। तो वह डरी सहमी हुई सी है, और इसलिए डरी सहमी हुई सी है क्योंकि वह टीनेजर है, उसकी अवस्था 17 वर्ष से भी कम है, और फ्रेश फ्राम स्कॉटिश फार्म, और स्कॉटिश मीन्स स्कॉटलैंड के फार्म से, अर्थात स्कॉटलैंड के ग्रामीण परिवेश से वह लड़की लंदन को प्रस्थान कर रही है। इसीलिए उसे डांटिंग अर्थात डरावना सा महसूस हो रहा है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मीनिंग होता है ए पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, एक ऐसा व्यक्ति जो संगीतज्ञ बनना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है। तो वह लड़की भी म्यूजिशियन बनना चाहती थी, संगीत सीखना चाहती थी, और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका एडमिशन हुआ था, और वह संगीत सीखने के लिए वहाँ जा रही थी। और वह एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी। एस्पायरिंग अर्थात एम्बिशस म्यूजिशियन थी, महत्वाकांक्षी थी, और एम्बिशन उसका था म्यूजिक सीखना, संगीत सीखना उसका लक्ष्य था। तो वह लड़की फेस्ड ए बिगर चैलेंज, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई, और वह चुनौती थी सी वाज प्रोफाउंडली डेफ। वह पूर्ण रूप से, प्रोफाउंडली का मीनिंग होता है एब्सोल्यूटली, तो पूर्ण रूप से वह बहरी लड़की थी, और यह उसके सामने बहुत ही बड़ी चुनौती थी। एक चुनौती ऊपर हमने देखा कि स्कॉटलैंड के फार्म से, कंट्री हाउसेस से, स्कॉटलैंड के गांव देहात क्षेत्र से लंदन के फास्ट लाइफ में जाना, वह भी एक चुनौती थी। लेकिन उस चुनौती से ज़्यादा यह चैलेंज उसके लिए था कि वह डेफ गर्ल थी, बहरी लड़की थी, उसके बावजूद भी वह म्यूजिक को एस्पायर करती थी, म्यूजिक उसका लक्ष्य था। पैराग्राफ 2 की तरफ चलते हैं। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मीनिंग होता है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, अर्थात इन फेजेज, चरण में, चरणबद्ध तरीके से। तो एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग, एवलिन ग्लेनी का जो सुनने की जो क्षमता थी वह लॉस हो रहा था, ह्रास हो रहा था, कम होती जा रही थी। और वह कैसे? हैड बिन ग्रेजुअल, वह धीरे धीरे। ऐसा नहीं था कि एवलिन ग्लेनी का अचानक से सुनना बंद हो गया हो। शुरू में वह सुन रही थी और धीरे धीरे उसका पूर्ण रूप से सुनना एकदम बंद हो गया। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब उसकी माँ एक घटना को याद करती है। लिखा है हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ एक घटना को याद करते हुए बताती है कि नोटिसिंग, उसने नोटिस किया था कि समथिंग वाज रॉन्ग, कि इस लड़की के साथ कुछ न कुछ तो गलत अवश्य है। व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब 8 वर्ष की एवलिन थी, वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, वह पियानो बजाना चाहती थी और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। तो यह घटना उस समय की है जब एवलिन 8 वर्ष की थी और वह पियानो बजाना चाहती थी और अपने बारी का इंतज़ार कर रही थी। और उसी दौरान दे कॉल्ड हर नेम, उन लोगों ने उसका नाम पुकारा, एवलिन ग्लेनी का नाम पुकारा कि एवलिन ग्लेनी तुम आओ और अब तुम पियानो बजाओ। एंड सी डिड नॉट मूव, लेकिन वह हिली तक नहीं। इसका यह तात्पर्य हो सकता है कि वह सुनी नहीं होगी, इसलिए वह हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक महसूस किया दैट शी हैड नॉट हियर्ड,
तो उसकी माँ कहती है सेज इसाबेल ग्लेनी। उसकी माँ का नाम था इसाबेल ग्लेनी। तो उसकी माँ इसाबेल ग्लेनी कहती है कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि शी हैड नॉट हियर्ड, कि उसने शायद उन लोगों की बात को न सुना हो, इसलिए वह अपने स्थान से पियानो बजाने के लिए हिली तक न हो। फॉर क्वाइट ए व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। नेक्स्ट लाइन का मीनिंग है फॉर क्वाइट ए व्हाइल, कुछ समय के लिए, एवलिन ने ये मैनेज किया कि वह कंसील करेगी। कंसील का मीनिंग होता है टू हाइड, अर्थात छिपाना। तो वह अपनी कमी को छिपाने का प्रयास की। हर ग्रोइंग डीपनेस, उसका जो बहरापन था, डीपनेस था, ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था। तो अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाने का प्रयास की एवलिन ने फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से और अपने अध्यापकों से। नेक्स्ट लाइन चलते हैं। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब उसकी अवस्था 11 वर्ष की थी, हर मार्क्स हैड डिटेरिएटेड। तो 11 वर्ष की अवस्था में उसके जो अंक आते थे, टेस्ट होता था तो जो उसे अंक प्राप्त होते थे वह डिटेरिएट हो रहा था, अर्थात वर्सेन हो रहा था, खराब हो रहा था। कहने का तात्पर्य कि जब वह 11 वर्ष की थी तो उस अवस्था में उसके मार्क्स खराब आ रहे थे, उसका प्रदर्शन खराब हो रहा था। यहाँ पर यह समझा जा सकता है कि 11 वर्ष की अवस्था तक वह सही ढंग से सब सुन सकती थी, लेकिन 11 वर्ष की अवस्था के पश्चात वह सुनना बंद कर दी हो और इसी कारण से उसके जो अंक हैं वो डिटेरिएट कर रहे हों और ख़राब हो रहे हों। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट। हेड मिस्ट्रेस, अब उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी, अर्ज्ड यानी कि रिक्वेस्टेड, तो उसकी प्रधानाध्यापिका ने प्रार्थना किया हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि इस लड़की को ले जा कर के किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं? ए डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी, अर्थात स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसके कान का जो विशेष डॉक्टर होता था उसको ले जा कर के वे लोग, उसके माता पिता ले जा कर के दिखाएं। ऐसा उसकी प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से रिक्वेस्ट किया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट, और वे लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और तब डॉक्टर को पता चला दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसका जो सुनने की क्षमता है सीवियरली अर्थात इंटेंसली इम्पेयर्ड हो गया है, वीकेंड हो गया है, कमज़ोर हो गया है। तो उसकी सुनने की क्षमता अत्यधिक रूप से कमज़ोर हो गया है एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि उसका लगातार नर्व डैमेज हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सुनने की क्षमता कमज़ोर हो गई है। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। अब उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उसके माता पिता को यह एडवाइस किया, सलाह दिया दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उसके कान में एक सुनने वाला जो उपकरण होता है, हियरिंग एड्स का मीनिंग होता है सुनने वाला उपकरण, तो उसके कान में एक सुनने वाला उपकरण फिट कर दिया जाए जिससे कि वह कुछ सुन सके। और डॉक्टर ने उसके माता पिता को यह भी सलाह दिया कि सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, कि उसे बहरे बच्चों के स्कूल में भेज दिया जाए, वहाँ पर उसका एडमिशन करा दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलाइन। अब एवलाइन कहती है कि सब कुछ उसको ऐसा दिखाई दिया जैसे एकदम काला सा हो, एकदम कलरलेस उसका जीवन हो गया। जैसे ही एवलिन को पता चला
कि अब वह सुन नहीं सकती है और सामान्य लोगों की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर सकती है और उसके कान में ये सुनने वाला उपकरण फिट किया जाएगा, तो उसे सब कुछ बिल्कुल ब्लैक दिखाई दिया। पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बट एवलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप का मीनिंग होता है हार मानना, हिम्मत छोड़ना। लेकिन एवलाइन एक दृढ़ निश्चय करने वाली लड़की थी, डिटरमाइंड गर्ल थी और वह हार मानने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वह सामान्य लोगों की तरह जीवन अपना व्यतीत करेगी। एंड परस्यू का अर्थ होता है फॉलो करना। हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसका जो म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसका अनुसरण करेगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। जाइलोफोन क्या होता है? जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एक दिन एवलिन ने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने निर्णय लिया कि वह भी जाइलोफोन को बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर। अब उसके स्कूल के जो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर थे उन लोगों ने एवलिन को डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया। उसका उत्साहवर्धन करने के बजाय उसको हतोत्साहित किया, क्योंकि उसके टीचर्स जानते थे कि वह एक डेफ गर्ल है, बहरी लड़की है, उसकी सुनने की क्षमता नहीं है, सामान्य लोगों जैसा जीवन व्यतीत नहीं कर सकती है, तो वह जाइलोफोन कैसे बजाएगी। तो इसीलिए उसके टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया। लेकिन जो परकुशनिस्ट रॉन फार्बस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। परकुशनिस्ट का मीनिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं। परकुशनिस्ट का मीनिंग होता है ए पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एटसेट्रा, ए पर्सन हु प्लेज डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। परकुशनिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो ड्रम बजाता है, तबला बजाता है या भिन्न भिन्न प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, उसे परकुशनिस्ट कहते हैं। तो हमने देखा कि उसके स्कूल के जो टीचर्स थे उन लोगों ने उसको तो हतोत्साहित किया, लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉन फार्बस, और वह परकुशनिस्ट थे और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वो बजाते थे। उन्होंने उसकी पोटेंशियल को स्पॉट आउट किया, उसकी एबिलिटी को, उसकी क्षमता को पहचाना। पोटेंशियल मीन्स होता है एबिलिटी, क्वालिटी। तो रॉन फार्बस जो कि परकुशनिस्ट थे, तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, उन्होंने उसकी पोटेंशियल को पहचाना और उसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमता को पहचानने के पश्चात ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने दो लार्ज ड्रम्स, दो बड़े बड़े ड्रम लिए, दो बड़े बड़े ढोल ले आए और उन दोनों ड्रम्स को बजाया और टू डिफरेंट नोट्स, और एक ड्रम का आवाज़ कुछ अधिक था और एक ड्रम का आवाज़ कुछ कम था। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग, ट्यूनिंग का यहाँ पर मीनिंग होता है ड्रम को बजाना। तो ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो रॉन फार्बस ने दो बड़े बड़े ड्रम्स को भिन्न भिन्न ध्वनियों में बजाया। उसके पश्चात उन्होंने एवलिन से कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से इसे महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एवलिन अब कहती है कि अचानक आई रियलाइज्ड, अचानक मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फॉर द वेस्ट अप। वेस्ट का मतलब होता है कमर और अप का अर्थ होता है ऊपर। तो जो ड्रम तेज ध्वनि में बजाया गया, हायर ड्रम, हायर ड्रम का मीनिंग है कि जो ड्रम तेज ध्वनि में बजाया गया उसकी आवाज़ को एवलिन कमर के ऊपर वाले भाग से महसूस की
एंड द लोअर वन, और जो ड्रम थोड़ा सा कम ध्वनि में बजाया गया उसकी आवाज़ को कमर के नीचे वाले भाग से उसने महसूस किया। फार्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और उसके पश्चात रॉन फार्ब्स ने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून एवलाइन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और उसके पश्चात एवलाइन ने यह डिस्कवर किया, खोज निकाला कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि अब वह भिन्न भिन्न आवाज़ों को अनुभव कर सकती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से डिफरेंट नोट्स को महसूस कर सकती है। आई हैड लर्नेड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। एवलिन ने कहा कि अब मैंने सीख लिया है कि कैसे मैं अपने माइंड को और अपने बॉडी को किसी साउंड को और वाइब्रेशन को, किसी आवाज़ को और कंपन को कैसे मैं महसूस कर सकती हूँ। द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और यह सब कुछ उसके डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क पर निर्भर करता था कि उसकी डिटर्मिनेशन कितनी है, उसकी दृढ़ इच्छा कितनी है और उसका परिश्रम कितना है। पैराग्राफ 4 की तरफ चलते हैं। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, अब उस बिंदु से पीछे मुड़ करके अब वह नहीं देखी। कहने का तात्पर्य है कि उसने अब दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसे संगीत सीखना ही सीखना है, इसलिए वह अब पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखी। शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम, अब उसने यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड का टूर किया, भ्रमण किया, विथ ए यूथ आर्केस्ट्रा। आर्केस्ट्रा शब्द आप सुने हैं। आर्केस्ट्रा एक वाद्य यंत्रों का समूह होता है और यूथ का मतलब होता है युवा। तो युवा आर्केस्ट्रा के साथ वह पूरे यूनाइटेड किंगडम का टूर की, भ्रमण की, और वहाँ पर जाकर के वह अपने म्यूजिक का परफॉर्मेंस देती थी। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हो गई थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने निर्णय लिया कि वह संगीत को अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। ऑडिशन का मीनिंग होता है गेव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ। जैसे कहीं पर संगीत का ऑडिशन हो रहा हो, 10 लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हों और उसमें से किसी एक को चुनना हो, तो 10 लोग पहले बारी बारी से अपने संगीत का परफॉर्मेंस देंगे और जो डायरेक्टर होगा उसमें से 9 लोगों की छटनी कर देगा और किसी एक को ही चुनेगा। तो वह लड़की भी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई, उस संस्थान में गई और वहाँ पर जाकर उसने अपना ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और वह कहती है कि उसने इतना अंक प्राप्त किया जितना कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के इतिहास में अभी तक किसी ने अंक प्राप्त नहीं किया था। तो एवलिन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जो ऑडिशन दिया उसमें स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, सर्वोच्च अंक प्राप्त किया, और उतना अंक अभी तक एकेडमी के इतिहास में किसी ने प्राप्त नहीं किया था। नेक्स्ट लाइन चलते हैं। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम आर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। आर्केस्ट्रल वर्क का अर्थ आपने समझ लिया कि आर्केस्ट्रल वर्क वह वर्क होता है जो ग्रुप में कई लोग मिल करके संगीत का प्रदर्शन करते हैं, वह आर्केस्ट्रा वर्क हो गया। तो शुरू में तो वह आर्केस्ट्रा के साथ काम करती थी, लेकिन उसके पश्चात वह सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। सोलो का मतलब होता है सिंगल परफॉर्मेंस। जैसे आपके विद्यालय में भी 3 या 4 लड़कियां एक साथ गीत को गाती हैं और फिर कोई लड़की यह निश्चय कर ले कि मैं अकेले गाऊंगी, तो अकेले गाने का मतलब कि वह सोलो परफॉर्मेंस देगी। तो उसी प्रकार एवलाइन भी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। शुरू में ऑर्केस्ट्रल वर्क समूह में अपने संगीत का प्रदर्शन करती थी, लेकिन बाद में वह सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, अकेले म्यूजिक का परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका 3 साल का कोर्स था। शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3 साल के कोर्स के दौरान जो सर्वोच्च
पुरस्कार थे उन सभी पुरस्कारों को उसने प्राप्त किया। पैराग्राफ नंबर 5 चलते हैं। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। वह कहती हैं इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू शैल गेट देयर। बहुत ही सुंदर ढंग से एवलाइन कहती है कि एक व्यक्ति के जीवन का वह 2 उद्देश्य बताती है कि जीवन में सफल होने के लिए 2 चीज़ का होना जरूरी है। पहला चीज़ है वर्क हार्ड, कि आप कठिन परिश्रम करें, और दूसरा चीज़ है कि एम, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तो एवलिन कहती है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो, और आप अपने लक्ष्य को जानते हैं कि वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू शैल गेट देयर, तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और एवलिन अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर ली, वह टॉप पर पहुंच भी गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट साट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। मोस्ट साफ्ट आफ्टर का मीनिंग होता है मोस्ट पॉपुलर, तो वह संसार की सबसे प्रसिद्ध म्यूजिशियन बन गई। मल्टी परक्यूशनिस्ट थी वह, अर्थात मल्टी का मतलब होता है बहुत, कहने का मतलब वह किसी एक वाद्य यंत्र, किसी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजाती थी, बल्कि दिया है कि 1000 इंस्ट्रूमेंट, करीब वह 1000 इंस्ट्रूमेंट की मास्टरी कर ली थी, करीब वह 1000 इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती थी, इसीलिए उसे मल्टी परकुशनिस्ट कहा गया है। तो वह लड़की टॉप पर चली गई अपने कठिन परिश्रम की वजह से, जो उसने एम बनाया था, बिल्कुल उसके शिखर पर पहुंच गई। और वर्ल्ड्स मोस्ट साट आफ्टर मल्टी परकुशनिस्ट, वह संसार की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मल्टी परकुशनिस्ट थी, और उसका मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, करीब 1000 इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्रों पर उसकी मास्टरी थी, अर्थात उसका नियंत्रण था। इसके अलावा हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हेक्टिक का मतलब होता है रोमांचकारी, बहुत ही बिजी, तो उसका जो शेड्यूल था, उसका जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, बहुत ही व्यस्त था। वह कभी खाली नहीं रहती थी, कभी उसको यहाँ पर प्रोग्राम देना है, कभी वहाँ पर प्रोग्राम देना है, कभी इस देश में प्रोग्राम देना है, कभी उस देश में प्रोग्राम देना है। तो उसका जो शेड्यूल था बहुत ही हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल था। चलते हैं पैराग्राफ 6 की तरफ। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग, इंट्रीग्यूइंग का मीनिंग होता है फैस्किनेटिंग एंड क्यूरियस, ये उत्सुकता से भरा हुआ। टू वॉच एवलिन, एवलिन को देखते हुए कि वह फंक्शन कर रही है, प्रोग्राम कर रही है, और सो इफोर्टलेसली, इतने आराम से, विदाउट हियरिंग, जबकि वह सुन नहीं सकती है। वह लड़की एवलिन सुन नहीं सकती है, इतने आराम से फंक्शन कर रही है, और एवलिन को ऐसा करते हुए देखते हुए हम सभी लोगों को एक तरीके से उत्सुकता से लोग भर जाते थे। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। उसके पश्चात डेबोरा काउली कहते हैं कि एवलिन के साथ 2 घंटे का इंटरव्यू हुआ। तो इन आवर 2 आवर डिस्कशन, 2 घंटे के डिस्कशन में, इंटरव्यू में, शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द को मिस नहीं किया जो वह कहना चाहती थी। एवलिन का कहना था मैन विथ बूसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबुल। वह कहती थी कि ऐसे व्यक्ति जिसकी बियर्ड्स, जिसकी दाढ़ी बूसी होती है, बहुत बड़ी दाढ़ी होती है, कहने का मतलब चेहरे पर दाढ़ी के जो बाल हैं इतने बड़े बड़े होते हैं कि जिसे ओठ ढके होते हैं, तो उससे उसको ट्रबल होता था, परेशानी होता था। अब बड़ी दाढ़ी वाले व्यक्तियों से उसको परेशानी क्यों होती थी? क्योंकि वह संगीत सुन नहीं सकती थी, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है उसका चेहरा देखकर, उसके हिलते हुए होठ को देखकर, उसकी आँखों को देखकर वह सेंस कर सकती थी, समझ सकती थी कि सामने वाला व्यक्ति उससे क्या कहना चाहता है। इसीलिए वह कहती है कि जो बड़ी लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति होते थे उससे उसको परेशानी होती थी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, जो कहती है कि वॉचिंग द लिप्स, होठों को देखकर
लिप्स का जो मूवमेंट है उसको देख करके उसे आभास हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। तो न केवल होठों को देखकर उसे पता चल जाता है इट इज़ द होल फेस, बल्कि पूरा चेहरा स्पेशली द आईज, और विशेष करके आँखों से देखकर पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट। वह फ्लॉलेसली का मीनिंग होता है विदाउट ए फॉल्ट और मिस्टेक, बिना गलती किए। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, तो वह बिना कोई गलती किए हुए बोल लेती है विथ ए स्कॉटिश लिल्ट। चूँकि वह स्कॉटलैंड की रहने वाली है तो जो भी वह भाषा बोलती है थोड़ा सा स्कॉटिश उसमें मिला हुआ होता है। लिल्ट का मतलब होता है एक्सेंट। तो स्कॉटिश लिल्ट के साथ वह फ्लॉलेसली बिना किसी गलती किए हुए वह बोलती है। वह कहती है माई स्पीच इज क्लियर, कि व्हाट एवर आई स्पीक आई से क्लियरली। जो भी वह बोलती है एकदम स्पष्ट बोलती है, स्पष्ट बोल पाती है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं जब 11 वर्ष की थी तब तक मैं सुन सकती थी, और जब उसकी अवस्था 11 वर्ष की हुई तभी से उसकी जो हियरिंग पावर थी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली लॉस होने लगी, हरास होने लगा। सी सेज, वह कहती है बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन यह सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि जब उसकी सुनने की क्षमता समाप्त हो गई उसके पश्चात सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। तो जब उसकी सुनने की क्षमता समाप्त हो गई उसके पश्चात उसने फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा, फ्रांस की भाषा को सीखा, और जापान की जो बेसिक भाषा है उस पर भी उसने मास्टरी किया। चलते हैं पैराग्राफ 7 की तरफ। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, वह बताती है कि जहाँ तक म्यूजिक का संबंध है इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में पोर करती है, एक प्रकार का सेंसेशन पैदा कर देती है, वाइब्रेशन पैदा कर देती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स का मीनिंग होता है काजेज स्लाइड प्रिकलिंग, एक तरीके से चुभन होना या गुदगुदी होना। तो इट टिंगल्स इन द स्किन, वह मेरे त्वचा में गुदगुदी पैदा करती है। माई चीक बोन्स, मेरे जो गाल के हड्डियां हैं उसमें भी टिंगल पैदा करती है। एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड, तो वह साउंड को महसूस कर सकती है। पासिंग अप द स्टिक, क्योंकि वह जाइलोफोन को एक स्टिक से बजाती है, एक छड़ी होती है, तो जाइलोफोन को वह छड़ी से बजाती है, और जाइलोफोन को जब बजाती है तो जाइलोफोन का जो साउंड है वह स्टिक में प्रवेश करता है, और छड़ी में प्रवेश करने के पश्चात इनटू हर फिंगर टिप्स, उसकी जो उंगलियों के जो टिप्स हैं, उंगलियों का जो किनारा है, अंतिम छोर है, उसमें प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट लाइन चलते हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब वह ड्रम्स को बजाती है तो ड्रम्स को बजाते समय थोड़ा सा झुक करके बजाती है, और ऐसा करते समय सी कैन फील द रेजोनेंस, वह रेजोनेंस का महसूस करती है। रेजोनेंस का मतलब होता है इकोज ऑफ साउंड, अर्थात वाइब्रेशन यानी कि कंपन। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसके शरीर में वह कंपन प्रवेश करता है। एवलिन कहती है कि जब वह झुक कर ड्रम को बजाती है तो ड्रम का जो आवाज़ है उसके शरीर में उसका जो कंपन है वह प्रवेश करता है। नेक्स्ट लाइन। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट ऑफ हर एंड ऑफ हर लेग्स। कहती है कि जब भी वह कोई परफॉर्मेंस देती है वह किसी वुडन प्लेटफार्म पर देती है, एक ऐसा प्लेटफार्म जो कि लकड़ी का बना हुआ है, और उस प्लेटफार्म पर जब वह प्रदर्शन करने चढ़ती है तो सी रिमूव्स हर शूज़, अपने जूते को उतार देती है, ताकि सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो म्यूजिक का वाइब्रेशन है, म्यूजिक की जो आवाज़ है, उसकी जो कंपन है वह वुडन प्लेटफार्म से उसके नंगे पैर में प्रवेश कर जाए, और फिर वह वाइब्रेशन अप हर लेग्स, उसके पैरों के ऊपर, शरीर के ऊपरी भागों में पहुंच जाए। पैराग्राफ 8 की तरफ चलते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, कि एवलिन जब जब परफॉर्मेंस देती है अपने ऑडियंस को
दर्शकों को मनोरंजन करती है। इन 1991 1991 की बात है, सी वॉज प्रेजेंटेड, उसको प्रदान किया गया विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो उस साल का प्रेस्टिजियस, बिल्कुल सम्मानित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, ये एक पुरस्कार है। इस पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया 1991 में। कौन सा पुरस्कार है? उसका नाम है द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ष का सोलोइस्ट अवार्ड 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा उसे प्रदान किया गया। सेज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, परकुशनिस्ट का अर्थ हमने ऊपर देखा कि यह वह व्यक्ति होता है जो तरह तरह के वाद्य यंत्रों को बजाता है, उसे परकुशनिस्ट कहते हैं। तो एक परकुशनिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स ब्लेड्स। उन्होंने कहा, और ये जो आगे की लाइन है, ये पाठ शुरू होने से पहले इसको हम देख चुके हैं, जो कि इस कहानी का पूरा थीम है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर उससे उसकी सुनने की क्षमता भले ही छीन लिया हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उससे उसकी सुनने की क्षमता भले ही छीन लिया हो, लेकिन उसे वापस कुछ असाधारण शक्ति के रूप में कुछ न कुछ उसे प्रदान किया है, और वह है व्हाट वी हियर, जो हम सुन सकते हैं। सी फील्स, उसे महसूस करती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम लोग जितना सुनकर महसूस करते हैं, उससे ज़्यादा महसूस वह अनुभव करके करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वह संगीत को इतने अच्छे ढंग से व्यक्त करती है। पैराग्राफ 9 की तरफ चलते हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्काहोलिक। वर्काहोलिक का मीनिंग है वर्काहोलिक इनफॉर्मल, ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। वर्काहोलिक वह व्यक्ति होता है जो हमेशा कार्य ही करते रहता है, आराम बहुत कम करता है। तो एवलिन स्वीकार करती है, कन्फेसेस का मीनिंग होता है स्वीकार करना। तो एवलिन कन्फेस करती है कि वह एक वर्काहोलिक टाइप की लड़की है जो हमेशा काम ही करती रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, वह कहती है कि मैंने अभी अभी एक काम को चुना है। ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिकल म्यूजिशियंस से कठिन कार्य को मैंने चुना है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन मुझे जो पुरस्कार मिले हैं वह इनॉर्मस हैं, बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, उसके पश्चात एवलिन कहती है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, कंसर्ट माने होता है कि म्यूजिकल प्रोग्राम। तो जो रेगुलर वह म्यूजिकल प्रोग्राम करती थी, कभी यहाँ पर म्यूजिकल कंसर्ट करती थी, कभी वहाँ पर म्यूजिकल कंसर्ट करती थी। तो उसका एक नियमित टाइम टेबल था कि वह रेगुलर नियमित रूप से म्यूजिकल कंसर्ट करती थी, म्यूजिक का प्रोग्राम पेश करती थी। इसके अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जेलों में, प्रिजन्स का मतलब होता है जेलों में, और हॉस्पिटल्स में भी जा कर के वहाँ पर म्यूजिक का कंसर्ट करती थी, म्यूजिक का प्रोग्राम देती थी। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। इसके अतिरिक्त जो यंग म्यूजिशियंस होते थे, जो युवा म्यूजिशियंस होते थे, उनकी क्लासेस भी लेती थी और उन्हें भी म्यूजिक सिखाती थी, और हाई प्रायोरिटी इसको देती थी, उच्च वरीयता देती थी उनको म्यूजिक सिखाने में। अगली लाइन है एंड रिचलिन ऑफ विटोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रेंसेस। यहाँ पर एक महिला है, एंड रिचलिन ऑफ द विटोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। एक फंड था जिसका नाम था विटोवन फंड, और वह डेफ चिल्ड्रन के लिए था। तो एन रिचलिन कहती थे कि सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि जो एवलिन है वह एक ऐसी लड़की है जो कि इंस्पिरेशन है और शाइनिंग इंस्पिरेशन है, लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। फॉर डेफ चिल्ड्रन, जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। पैराग्राफ 10 चलते हैं। एवलाइन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी हैज़ accomplished का मीनिंग होता है अचीव्ड, उसने प्राप्त कर लिया है।
तो उसने किस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त कर लिया है? मोर देन, ज़्यादा रूप में, मोस्ट पीपुल, अन्य लोगों की अपेक्षा, ट्वाइस हर एज, उसकी उम्र के दुगना उम्र के लोग। कहने का मतलब एवलिन ग्लेनी की जितनी उम्र है उससे दुगने उम्र के लोगों को जितनी प्रसिद्धि मिली है उससे ज़्यादा प्रसिद्धि एवलिन ग्लेनी ने प्राप्त किया है। She has brought percussion to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has brought percussion. percussion का मीनिंग एक बार पुनः मैं बता दे रहा हूँ कि भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों को बजाना, और ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है कि समूह में वाद्य यंत्रों को बजाना। तो उसने क्या किया, उसकी कौन सी उपलब्धि रही? उसने परकूशन को ऑर्केस्ट्रा के लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया। जो समूह में ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन होता था उसके लेवल में उसने परकूशन को भी ला दिया, वाद्य यंत्रों को बजाना वहाँ पर ला दिया। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने लोगों को यह बता दिया कि जो परकूशन होता है वाद्य यंत्रों को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना, यह बहुत मूविंग हो सकता है, बहुत ही लोगों को प्रभावित करने वाला हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपुल who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. She has given inspiration to those, उसने उन लोगों को प्रेरणा दिया है who are handicapped, जो कि जिनके अंदर डिसेबिलिटी है, जो कि विकलांग हैं। तो विकलांग लोगों को उसने प्रेरणा प्रदान किया है। People who look to her and say, और लोग जो उसको देखते हैं और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और मिलियंस लोगों को अधिक मात्रा में, बड़े मात्रा में उसने खुशी प्रदान किया है। तो इस प्रकार यह लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक यहीं पर समाप्त होता है। यह लेसन आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।